जब दुनिया ईरान पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी, उसी समय यहूदिया और सामरिया के अंदर चुपचाप कुछ और शुरू किया गया। कुछ ऐसा जो बिना एक भी गोली चलाए नक्शा बदल सकता है। 34 नई बस्तियों को मंजूरी दी गई। हथियार अनदेखे रास्तों से आ रहे हैं और एक छुपी हुई विस्फोटक बनाने की गुप्त प्रयोगशाला तबाही से कुछ मिनट पहले ही मिली। आज के जुडाइकेशन में बहुत कुछ है। जुडाइकेशन में आपका स्वागत है जेएनएस टीवी पर। मैं जोश हेस्टन हूँ। इस हफ्ते शानदार खबरें हैं। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने चुपचाप यहूदिया और सामरिया में 34 नई इजरायली बस्तियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह एक ही फैसले में सबसे अधिक नई बस्तियों को मंजूरी देने का रिकॉर्ड है और 2022 से अब तक मौजूदा सरकार द्वारा मंजूर की गई कुल बस्तियों की संख्या 103 हो गई है। इस कदम की पहली रिपोर्ट इस हफ्ते आई, 24 न्यूज ने दी थी। ये स्थल यहूदिया और सामरिया में फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ उत्तरी सामरिया के जनीन के पास स्थित हैं और अन्य एरिया सी के रणनीतिक गलियारों में हैं, जो यहूदा और सामरिया का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से इजरायली नागरिक और सुरक्षा नियंत्रण में है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम चुपचाप उठाया गया था ताकि ईरान के साथ युद्ध से ध्यान न भटके, खासकर अमेरिकियों का ध्यान न भटके। तो ये नई बस्तियों की प्रारंभिक मंजूरी है, या जैसा बताया गया है, पहले से स्थापित मोहल्लों को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है। नफरत करने वाले यहूदिया और सामरिया में किसी भी निर्माण की आलोचना करेंगे। जहां तक पूर्वव्यापी मंजूरियों की बात है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 1950 के दशक में इजराइल में किबुत्ज इसी तरह से चलते थे। वे कानूनी इलाकों में पहले जमीनी हकीकत स्थापित कर देते थे और बाद में अंतिम मंजूरी ले लेते थे। तो आइए यह दिखावा ना करें कि यह नई रणनीति है या बसने वाले फिर से गलत कर रहे हैं। सारी नौकरशाही से बचने का यही तरीका है। सबसे अहम बात यह है कि यहूदा और सामरिया में और अधिक यहूदी समुदाय पूरे देश को मजबूत बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इजराइल और यहूदी लोगों का ऐतिहासिक केंद्र है। यहूदा में यहूदियों द्वारा निर्माण को लेकर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। इसी समय इस हफ्ते बिन्यामिन में इतिहास रचा गया, जब माउद सूर नामक नई बस्ती का उद्घाटन एक भव्य समारोह में किया गया, जिसमें मंत्री और सांसद उपस्थित थे। ये बस्ती रणनीतिक रूप से रूट 443 के ऊपर स्थित है, जो यरूशलेम को मध्य इजराइल से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों में से एक है। बेन्यामिन क्षेत्रीय परिषद ने सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से इसके उच्च महत्व को खास तौर पर उजागर किया। इसकी स्थापना आसपास के क्षेत्रों से आने वाले खतरों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख घटक के रूप में समुदायों को मजबूत करने के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। बेन्यामिन क्षेत्रीय परिषद ने कहा कि यह एक पूरी तरह से स्थापित नया समुदाय है, जिसमें पूरी बुनियादी सुविधाएं, सड़कें, पानी, बिजली शामिल हैं और पहली परिवारें यहां बस चुकी हैं। यह स्थानीय उपस्थिति मजबूत करने और जमीन पर रणनीतिक वास्तविकता स्थापित करने के प्रयास का हिस्सा है। यह उल्लेख किया गया है कि यहां बसने वाले पहले 11 परिवारों में से 8 आईडीएफ रिजर्विस्ट परिवार हैं, जिनमें पत्नियां पहले आकर घर बसा रही हैं, जबकि उनके पति मोर्चे पर सेवा दे रहे हैं। यह सचमुच तारीफ के काबिल है। अभी हमने नए समुदायों की मंजूरी पर चर्चा की थी और अब हम उस प्रक्रिया का अंतिम नतीजा, यानी बिन्यामिन क्षेत्र में एक नए समुदाय की वास्तविक स्थापना देख रहे हैं। उस समारोह के दौरान वित्त मंत्री बेटसालोस स्मोट्रिच ने कहा कि जब आप यहां होते हैं तो आप समझते हैं कि आखिरकार इसका मतलब मोदीन, रोशा आइन और कफर सबा की सुरक्षा है। उन्होंने कहा, इजराइल की सैन्य शक्ति मजबूत है और उसकी उपलब्धियां जबरदस्त हैं, और यहूदा और सामरिया में भी एक निर्णायक राजनीतिक चरण है जो देश के बीचों बीच जमीन को बांटने और एक आतंकवादी राज्य स्थापित करने के विचार को पूरी तरह से पराजित करता है। तो ये नया समुदाय क्या करता है? ये एक प्रमुख यातायात मार्ग की सुरक्षा करता है। ये देश के केंद्र के शहरों मोदीन और रोशैन को अतिरिक्त सुरक्षा देता है। यह इजराइल में यहूदी परिवारों को आवास देता है और हमारे क्षेत्र में पीए आतंकवादी राज्य को रोकने में मदद करता है। हमें कभी भी यह स्वीकार करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि ये समुदाय देश के केंद्र में एक आतंकवादी राज्य की स्थापना को रोकते हैं। जैसा मैंने कहा, जो यहूदियों के यहूदिया में रहने के खिलाफ हैं, वे ऐसे समुदायों का समर्थन नहीं करते। यह देखना बहुत दुखद है कि वे बस इसे समझते ही नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए इस हफ्ते आईडीएफ ने कहा कि सैनिकों को अलराम गांव, जो यरूशलेम के उत्तर पूर्व में है, वहां भेजा गया,
जब इलाके में कई संदिग्धों द्वारा गोलीबारी की रिपोर्ट मिली। इलाके में चल रही ऑपरेशनल गतिविधि के तहत सैनिकों ने अरब संदिग्धों को पकड़ा और तलाशी के दौरान एक M4 प्रकार की बंदूक, गोलियां और अन्य हथियारों के हिस्से बरामद कर जब्त किए। ये गतिविधि यहूदा और सामरिया में हथियारों की तलाशी और जब्ती के IDF के प्रयासों का हिस्सा है। हमें याद रखना चाहिए कि कई बार ईरान जॉर्डन के जरिए हथियार यहूदा, सामरिया और इज़राइल के अन्य हिस्सों में तस्करी करता है। शायद ईरान के भीतर नई और बेहद कमजोर हो चुकी स्थिति के परिणाम स्वरूप इस तरह की गतिविधियां काफी हद तक धीमी हो जाएंगी। इसी समय IDF ने इस हफ्ते घोषणा की कि उन्होंने PA नियंत्रित शहर तुलकरम में एक विस्फोटक निर्माण प्रयोगशाला को ध्वस्त कर दिया है। छापेमारी के दौरान सैनिकों ने IED बरामद किए, जिनमें 200 पाइप बम शामिल थे, फायर एक्सटिंग्विशर, जिन्हें वाहनों से जोड़कर विस्फोटक चार्ज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था, बड़े गैस सिलेंडर, जिन्हें वाहनों के नीचे विस्फोटक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और 50 किलोग्राम अन्य विस्फोटक सामग्री। IDF का कहना है कि यह लैब इन सामग्रियों का उत्पादन IDF सैनिकों और इजरायली नागरिकों पर हमले के लिए कर रही थी। खुदा का शुक्र है कि यह लैब पकड़ी गई, और बेशक IDF के लिए भी खुदा का शुक्र है। मेरी चिंता यह है कि ऐसी और कितनी लैब्स फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंदर मौजूद हैं जो हमारे कथित शांति साझेदार हैं, और यही असली सवाल है। अफसोस, अक्सर यहूदा और सामरिया में बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती, और PA के अधीन रहने वाले आतंकवादी पत्थरों को अपना हथियार बनाते हैं। हदजाला यहूदा और सामरिया, एक आपात प्रतिक्रिया संगठन, ने इस हफ्ते उत्तरी जॉर्डन घाटी में हत्या के प्रयास के एक मामले को दस्तावेजबद्ध किया। एक अरब भीड़ ने उस इलाके में किसानों पर हमला किया। घटना में एक यहूदी निवासी के सिर पर पत्थर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ। आतंकवादियों ने फिर से पत्थर उठाया ताकि उसे जमीन पर पड़े घायल व्यक्ति पर पटक सकें। भगवान का शुक्र है, वहां छुट्टी पर मौजूद सैनिक ने गोली चलाकर आतंकवादियों को मार गिराया और हत्या को रोक दिया। अब दोस्तों, मैं समझाना चाहता हूं कि सिर्फ इसलिए कि ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि PA के अधीन रहने वाले अरब यहूदियों पर सड़कों पर हमला करना और रोजाना समुदायों को निशाना बनाना बंद कर रहे हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि इजरायली बसने वालों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक गांव पर छापे में एक फिलिस्तीनी को मार डाला। कई अन्य समाचार एजेंसियों की भी ऐसी ही सुर्खियां थीं। एक यहूदी की हत्या की कोशिश होती है, फिर भी उन पर गांव पर छापा मारने का आरोप लगता है। मैंने इस घटना का दस्तावेजीकरण नहीं देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यहूदिया और सामरिया में ड्यूटी पर न होने वाला सैनिक एक आतंकवादी को मारता है जो किसी यहूदी की हत्या करने ही वाला था, तो इसे क्या कहा जाता है? अगर आपने सेटलर हिंसा का अनुमान लगाया है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये घटना सेटलर हिंसा के रूप में जानी जाएगी। अब समझ आया कि आंकड़े अचानक क्यों बढ़ गए हैं, जैसा कई लोग कहते हैं। मैं भोला नहीं हूं, मुझे पता है कि टकराव है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यहूदी आत्मरक्षा को सेटलर हिंसा मानता है, और ये हकीकत कितनी अजीब है ना? आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण और उसका आधिकारिक दैनिक अखबार ये शिकायत करते हैं कि ईरान ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद इजराइल पर और मिसाइलें नहीं दागीं, बल्कि हमास को अकेले ही लड़ने के लिए छोड़ दिया। ये बात एक नई रिपोर्ट के अनुसार है, जो पैलेस्टीनियन मीडिया वॉच द्वारा जारी की गई है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध संगठन है और अरब मीडिया और फिलिस्तीनी समाज में कही जा रही बातों का दस्तावेजीकरण करता है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने तर्क दिया कि अगर ईरान वाकई में फिलिस्तीनियों की परवाह करता और हमास को अकेला नहीं छोड़ता, तो 7 अक्टूबर के युद्ध का नतीजा कुछ और होता। दूसरे शब्दों में, फिलिस्तीनी प्राधिकरण यह शिकायत कर रही है कि ईरान ने तुरंत इजराइल पर और मिसाइलें नहीं दागीं, खासकर 7 अक्टूबर के नरसंहार के तुरंत बाद या उसके दौरान। मौजूदा युद्ध में PMW ने बताया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले पर चुप्पी साधी और सिर्फ उन ईरानी मिसाइलों की निंदा की जो अरब देशों पर थीं। फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों ने अयातुल्लाह खुमैनी की मौत पर खुलेआम शोक जताया, जबकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने टिप्पणी नहीं की। फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान से युद्ध फिलिस्तीनी मुद्दे को खबरों से हटा देगा। दूसरे शब्दों में दोस्तों, इसे पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए
फिलिस्तीनी प्राधिकरण ईरान से इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने इजराइल राज्य में और अधिक यहूदियों की हत्या करने की कोशिश नहीं की। वे ईरान से इस बात पर नाराज हैं कि उन्होंने 7 अक्टूबर से ही तुरंत मिसाइलें और ड्रोन नहीं दागे। सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण हमारे कथित शांति साझेदार इस मुद्दे पर कहां खड़े हैं। उनकी सोच यह है कि और अधिक यहूदी हमले की चपेट में नहीं आए। यही उनकी चिंता है। यही बात वे हर रोज सोचते हैं। फिलिस्तीनी मीडिया वॉच पीएमडब्ल्यू ने इस हफ्ते यह भी रिपोर्ट किया है कि नाबलूस नगरपालिका, जो वास्तव में बाइबिल का यहूदी शहर शेखम है, ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें 28 ऐसे लोगों के चित्र प्रदर्शित किए गए जिन्हें वे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतीक मानते हैं। हर चित्र के साथ उस व्यक्ति के बारे में व्याख्यात्मक पाठ भी था। नाबलूस के मेयर हुशाम अल शक्शीर ने इन हस्तियों के महत्व को समझाया। हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण और सभी तथाकथित फिलिस्तीनी इन हस्तियों की फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका की सराहना करते हैं, कार्रवाई के क्षेत्र में, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुने गए आदर्शों में से 28 चित्रों में से 12 में आतंकवादी दिखाए गए थे। आतंकवादी जिन्होंने या तो आतंकवादी संगठनों का नेतृत्व किया, दूसरों को मारने के लिए भेजा, घातक हमलों की योजना बनाई या खुद हमले किए। 28 में से 12। मेयर ने कहा कि ये लोग, जिनमें हजारों की हत्या के दोषी आतंकवादी भी हैं, आदर्श माने जाते हैं। प्रदर्शनी में लोगों को इन व्यक्तित्वों से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। संक्षेप में, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सबसे बड़े शहरों में से एक के मेयर एक कला प्रदर्शनी से आतंकवादियों को हीरो बना रहे हैं। अगर आप फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत श्रेम में रहने वाले 7 साल के बच्चे हैं, जिसे नाबलूस कहते हैं, तो क्या इसमें हैरानी है कि आप बड़े होकर आतंकवादियों की पूजा करते हैं और इजराइल और यहूदियों से नफरत करते हैं? इसमें कोई हैरानी नहीं है। लोग जब मुझसे पूछते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है, कि यहाँ शांति होगी या नहीं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, देखिए, अगली पीढ़ी के बच्चे स्कूलों में क्या सीख रहे हैं। देखिए कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण में क्या हो रहा है, और फिर देखिए कि इजराइल में यहूदी अपने स्कूलों में क्या सीख रहे हैं। यह दिन और रात जैसा फर्क है। साथ ही देखिए कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के आधिकारिक टेलीविजन पर क्या प्रचारित किया जा रहा है। देखिए कि समर कैंप में क्या सिखाया जा रहा है। और हाँ, देखिए कि स्थानीय संस्कृति के जरिए क्या फैलाया जा रहा है। आप नाबलूस में कला प्रदर्शनी के बारे में ऐसी कहानी देखते हैं और आपको एहसास होता है कि जब तक अगली पीढ़ी के बच्चे पीए के अधीन इस तरह की बकवास में पलते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मुझे निराशावादी बनना पसंद नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे पड़ोसी अपने बच्चों में नफरत फैला रहे हैं। शायद एक दिन चीजें बदलेंगी, लेकिन हम अभी उस मुकाम के पास भी नहीं हैं। जो भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, और सबसे अहम बात यह है, यहूदी यहूदिया से हैं, और आप जो कुछ भी करें या कहें, उससे इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि यह इजराइल राज्य और यहूदी लोगों की पैतृक, प्राचीन, बाइबलिक मातृभूमि और हृदय स्थल है। ये जेएनएस टीवी पर जुडिकेशन का एक और एपिसोड था। मैं जोश हेस्टन हूँ। कृपया सुपर थैंक्स दें और सब्सक्राइब करें। जेएनएस टीवी द्वारा प्रदान की गई सभी शानदार सामग्री जरूर देखें। मध्य पूर्व, इजराइल और निश्चित रूप से पूरे यहूदी जगत की सभी ताज़ा खबरों के लिए jns.org पर जाएं। मैं जेएनएस टीवी के पर्दे के पीछे काम करने वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आरन वोल्गर लैंटर्स, जो यहां कंट्रोल बोर्ड संभाल रहे हैं, बारबरा खानिमोव, प्रोड्यूसर, यूरी स्फ्रेट्स्की, स्टेशन मैनेजर, रायान लिशिट्स और जैक सिकरमैन। एक बार फिर सुनिश्चित करें कि आप हमें लाइक करें, सुपर थैंक्स दें, सब्सक्राइब करें और आने वाले हफ्ते में सिर्फ अच्छी बातें ही सुनें। आईडीएफ के बहादुर पुरुषों और महिलाओं की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहें, जो 24 घंटे हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपका सप्ताह शानदार रहे। अगले हफ्ते जुडाइकेशन पर जेएनएस टीवी पर मिलेंगे।